दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज चुनाव आयोग को 48 घंटे में वोटिंग डाटा देने पर फिलहाल राहत मिल गई है। ये वो खबर है जिसके बारे में इंतजार कर रहे थे इस देश के करोड़ों लोग। किस तरह से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की पेशी हो गई। चुनाव आयोग की ये पेशी जैसे ही हुई है, उससे पहले कई सवाल उठ रहे थे कि चुनाव आयोग क्या वाकई में तमाम वो जानकारी साझा करेगा। खास तौर से इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले के बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड में भी उन्होंने देरी की थी। किसी तरह से चुनाव आयोग यहाँ पर वक्त ले रहा है और अगर उसे वक्त मिल रहा है तो ये मानकर चलिए कि देश का इतने बड़े लोकतंत्र का त्योहार जो है उसमें बाधा आ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलेक्शन में बाधा नहीं डाल सकते हैं। हाल ही में एक एनजीओ ने अपनी 2019 की जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें उसने निर्वाचन आयोग को ये निर्देश देने की अपील की कि सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म 17C भाग प्रथम की स्कैन की गई पढ़ने योग्य प्रतियां कहा गया। लेकिन चुनाव आयोग जो है इसके लिए वक्त मांग रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जान लिया है और ये समझ लिया है, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है तमाम उन भारतीयों के लिए जिनको इस वक्त लोकतंत्र पर खतरा दिखाई दे रहा है। उनके लिए चिंता की बात है। उनको ये लग रहा है कि इस वक्त की जो स्थिति है वो ज्यादा खराब है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ सब लोग देख रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के अंदर वोटिंग का डाटा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया। एक उम्मीद ऐसी जो कि आखिरी वक्त में तमाम उन लोगों की नजर में आ गई थी जिनको लग रहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट से जानकारी सामने आ रही है उसे सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा है। ऐसा नहीं है इसे खारिज कर दिया गया है, लेकिन इस पर तुरंत प्रभाव से कुछ कहने की बात जो है उस पर अभी उन्होंने वक्त दे दिया है। और ये कहें कि ये वक्त ही सारा खेल है। आपको याद होगा कि पिछले 2 दिन से लगातार जब आपके साथ हम चर्चा कर रहे थे तो मैं ये बात कह रही थी कि वक्त यहाँ पर सबसे बड़ा खेला करने वाला है। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दे दिया तो ये मानकर चलिए कि पूरी स्थिति बिगड़ जाएगी और अगर वक्त नहीं दिया होता तो स्थिति कंट्रोल में आ जाती। चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से वो अपने डाटा को देरी से जारी कर रहा है, किस तरह से चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं कर रहा है, किस तरह से बैलेट पेपर की अगर बात की जाए, लोगों के घरों में जाकर बिना ताले लगाए बैलेट से चुनाव हो रहा है, लोगों को बोला जा रहा है। अब तो लोग इतने ज्यादा अपनी तरफ से जागरूक हो चुके हैं कि वो खुद ही वीडियो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंचना और उस पर संज्ञान लेना, इस पर पहल की प्रशांत भूषण ने और तमाम तरह की याचिकाओं ने। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को वक्त दे दिया है और कहा है कि चुनाव के बाद उचित बेंच इस पर सुनवाई करेगा। जस्टिस दत्ता ने कहा, हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते, हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सीरियसली उस वक्त में जब सबसे ज्यादा नजर सुप्रीम कोर्ट की तरफ है करोड़ों लोगों की, ऐसे वक्त में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और महुआ मोइत्रा की तरफ से जो दाखिल की गई याचिका थी उस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेंच ने सुनवाई की। आपको बता दूं कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने 48 घंटे के भीतर वोट प्रतिशत सार्वजनिक किए जाने की मांग का विरोध किया है। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है और ये 48 घंटे जो उनको पर प्रेशर आ रहा था सुप्रीम कोर्ट का, अभी नहीं है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई हमें जरूरत महसूस होती है तो हम रात भर बैठकर सुनवाई करेंगे इस मामले पर, लेकिन आज रात को नहीं बैठने वाले हैं। उन्होंने वक्त दे दिया है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C को सार्वजनिक किए जाने की याचिकाकर्ता की मांग का विरोध किया है। वो तो सीधा सीधा विरोध कर रहा है चुनाव आयोग। बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि चुनाव आयोग विरोध क्यों कर रहा है। चुनाव आयोग को तो ये वेलकम करना चाहिए, उस हर बात का जवाब देना चाहिए, वक्त से जवाब देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग जवाब देने की जगह विरोध कर रहा है। इसमें भी दाल में काला दिखाई दे रहा है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि नियम के अनुसार फॉर्म 17C केवल मतदान एजेंट को ही दिया जाना चाहिए। नियम किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को फॉर्म 17C देने की अनुमति नहीं देता है। चुनाव आयोग ये कह रहा है। चुनाव आयोग एक डिफेंस मोड में खड़ा हो गया ऐसा लग रहा है, जहां पर चुनाव आयोग की खुद की जिम्मेदारी देश के तमाम लोगों के सामने ये बताने की है, ये दिखाने की है कि वो कितने पारदर्शी तरीके से काम करते हैं, वहीं पर वो शक करने के मौके दे रहा है। नियम के मुताबिक फॉर्म 17C का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना ठीक नहीं है, ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फॉर्म 17C यानी मतदान का रिकॉर्ड परसेंटेज नहीं, प्रॉपर मतदान की बात यहाँ की जा रही है, वोट की बात की जा रही है, उसको वेबसाइट पर अपलोड करने से गड़बड़ी हो सकती है। आप याद करिएगा एक बार फिर से, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले पर भी चुनाव आयोग ने कहा था, चुनाव आयोग के पास जब जानकारी जानी थी तो उसको सरकार ने उसमें काफी देरी की थी और इसी तरह के कुछ वजह सामने दी गई थी और ये कहा गया था कि इसको अपलोड नहीं किया जा सकता है, इसमें दिक्कतें हो सकती है। आप बताइए, और जितने लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं वो मुझे जरा ये बता दीजिए इस वक्त कि कौन सी दिक्कत यहाँ पर सामने आई, कौन सी परेशानी सामने आई। पूरे इस देश के 140 करोड़ लोगों के सामने वो करोड़ों का जो फंड जा रहा था पॉलिटिकल पार्टीज को, वो सामने आ गया। उस पर किसने ऐसा क्या कर लिया, बस जानकारी पता लग गई, सच सामने आ गया। सच बार बार सामने आने से चुनाव आयोग इसमें देरी क्यों करता है, इसे रोकता क्यों है? वो कह रहा है कि इसमें छेड़छाड़ की संभावना है जिससे जनता के बीच विश्वास खत्म हो सकता है। जिस बात से विश्वास बन सकता है, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि उस बात से अविश्वास पैदा हो सकता है। अपने आप में ये बड़ी बात है, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। चुनाव आयोग को एक बहुत ही अलग तरह से काम करना चाहिए। वाकई में आज टीएन शेषन जैसे चुनाव आयोग की जरूरत महसूस होती है। कुछ उनसे सीखा होता तो यहाँ पर राजीव कुमार जी को शायद ये समझ में आ चुका होता कि इस घड़ी में देश का विश्वास कितना जरूरी है। इस घड़ी में जब लोगों के जहन में एक बड़ा शक है, एक बड़ा संदेह है कि जो चुनाव हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, इस चुनाव में गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ वाले रिजल्ट के साथ कोई सरकार अगर तख्त पर आकर बैठ भी जाए तो ये मानिएगा कि अगर आप चीटिंग करके पास हो जाते हैं तो क्या आपकी आत्मा ये गवाही देगी कि जो पास हुए हैं आप वो वाकई में हुए हैं? क्या आपको हमेशा नहीं लगेगा कि आप एक्चुअली फेल हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा? ये सवाल है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2019 और 2024 की अर्जियों में क्या नेक्सस है। याचिकाकर्ता पर सवाल, आप इस बात को समझिए, जो भी अभी तक याचिकाएं डाली जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये कहा जा रहा है कि ये जो याचिका इसलिए दाखिल की जा रही है कि लोकतंत्र को बचाना है, कभी ईवीएम को लेकर, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, तो कभी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है यहाँ पर? वो कह रहे हैं कि ये कोई नेक्सस तो नहीं है, आपने अलग से याचिका को दाखिल क्यों नहीं किया, आपने अंतरिम राहत क्यों मांगी? अंतरिम राहत नहीं मांगेंगे तो क्या होगा? ये मैं पत्रकार हूं, मैं ये बात समझ रही हूँ, बहुत सारे वकील और ज्यादा समझ रहे होंगे और वरिष्ठ पत्रकार और ज्यादा समझ रहे होंगे और पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता जो इस वक्त लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं वो और भी ज्यादा समझ रहे होंगे कि अंतरिम राहत की जरूरत क्यों है। 2 चरण बचे हैं बॉस यहाँ पर। खैर, सुप्रीम कोर्ट की बात है तो कोई क्या ज्यादा कह सकता है, लेकिन सवाल हमेशा उठाए जा सकते हैं। यही देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चौथा स्तंभ अपनी बात कह सकता है। आप, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा याचिकाकर्ता को, सुनिए। आपके लिए हमारे पास बहुत सवाल हैं। सीरियसली, आप 2019 से क्या कर रहे थे? कुछ सवाल इसमें से बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कही है एक बात, ये अभी जो मैंने बताई आपको, ये बात मैंने भी कल वरिष्ठ पत्रकार वाहिद नसीम जी से कहा था कि आखिरी वक्त में क्यों, इससे पहले क्यों नहीं हुआ, अचानक आखिरी वक्त में ही क्यों, इससे पहले क्या करे थे? विपक्ष इस पर ला सकता था सवाल, लेकिन आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। सुनिए, पहले सुप्रीम कोर्ट का पूरा सवाल सुनिए। वो कह रहे हैं कि जाहिर है 2 साल कोविड की बात करेंगे, आप इसे लेकर मार्च में क्यों नहीं आ गए? आप अप्रैल में भी इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आए? आशंकाओं के आधार पर फर्जी आरोप, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि आशंका के आधार पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं इस वक्त,
याचिकाकर्ता पर, वो याचिकाकर्ता जो कि चुनाव आयोग पर संदेह दिखा रहा है, उसकी प्रणाली पर संदेह दिखा रहा है, उससे जवाब मांग रहा है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग के संदेह की बात को वक्त दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने और याचिकाकर्ता को सवाल दे दिए। कह दिया कि आप पहले क्यों नहीं आए। अगर चुनाव के दौरान ये तमाम तरह की परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त चोट लगती है उसी वक्त आप दवा ढूंढते हैं। चुनाव आयोग देरी से डाटा रिलीज करेगा, ये बात क्या पहले से पता थी? पहला तो ऐसे नहीं हुआ था। हर बार एक नई तरह की जानकारी सामने, एक तस्वीर आ जाती है जो कि सिस्टम का रूल नहीं है, जिसे कहा जाता है कि प्रोटोकॉल भी कुछ चीजों के होते हैं, उसके हिसाब से नहीं है। तमाम वरिष्ठ पत्रकार पूरी जिंदगी से देखते आ रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग काम करता है और आज अचानक से वो अपने काम करने के तरीके को बदल देता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि भाई आप इसके लिए पहले क्यों नहीं आए। अरे जनाब, जब चोट लगेगी तभी आपके पास आएंगे, आप डॉक्टर हैं, आप दवाई दीजिए, सलाह नहीं। यहां ये जरूरत है। यहां पर चुनाव आयोग को मौका मिल गया। पिछली बार चुनाव आयोग को मौका नहीं मिला था, उसे कहा गया था कि आप डिटेल्स लाइएगा। हम सब इंतजार कर रहे थे कि चुनाव आयोग क्या डिटेल लेकर आएगा, लेकिन चुनाव आयोग कुछ लाए उससे पहले उसे वक्त दे दिया गया। ये कहा गया है कि चुनाव चल रहा है, दबाव नहीं डाल सकते, फेयर तरीके से काम चलता रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अभी वक्त दे दिया, मोहलत दे दी। वक्त नहीं है, यहाँ पर चुनाव है, कल सुबह वोटिंग है, यहाँ पर छठे चरण की। कई राज्यों के चुनाव कल निपट जाएंगे, उसके बाद 7वें चरण की वोटिंग है और खेल खत्म। क्या आप सुप्रीम कोर्ट, आपको लगता है कि कभी भी चुनाव जो हो चुके होंगे उस पर सवाल खड़ा करेगा? जब एक बार पावर आ जाएगी, मैंडेट क्लियर हो जाएगा, संसद में बने हुए संविधान के मुताबिक एक सरकार आ जाएगी, सेट हो जाएगी, कौन उस पर सवाल खड़े कर सकता है? किसी में दम है उस वक्त? कोई नहीं कर सकता है। तब तक के लिए जो भी याचिका करता है वो अभी आखिरी वक्त की सांस की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद वो लड़ भी नहीं पाएंगे, ये मैं बता दूं। क्योंकि अब सुनिए आगे, निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि इस तरह का रवैया हमेशा चुनाव की शुचिता पर सवाल या निशान लगाकर जनहित को नुकसान पहुंचाता है। जब चुनाव चल रहे हैं तो निहित स्वार्थ वाली याचिकाओं पर सुनवाई ना हो, ये लोग कहते हैं कि लोगों के मन में शंका होती है। ये दिखाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। सिस्टम में क्या गलत है ये दिखाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ क्यों नहीं है? वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह जी, निर्वाचन आयोग के जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा कि इनके पास कुछ नहीं है। कौन सी आंख पर पट्टी बांधी हुई है? यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ कोई वरिष्ठ पत्रकार होते तो मैं उनसे ये सवाल सीधे करती, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि अगर वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह जी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इस देश के सिटीजन हैं, वो भी नागरिक है, उनको भी मालूम ये होना चाहिए कि जो जो चीजें दिख रही हैं, जो पूरी दुनिया को दिख रही हैं, जो आपके सामने वीडियोस आ रहे हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग पर शक क्यों किया जा सकता है, जो डेटा कभी देरी से नहीं आया, इस बार देरी से आया है, सीधी वजह सामने है। फिर कौन सी वजह? ये किस तरह की सुनवाई हुई है आज सुप्रीम कोर्ट में, समझ में नहीं आ रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ इसमें नहीं थे इस बेंच में। मैं आपको बताऊं इसके आगे क्या कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाए। चुनाव आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्लासिक केस है। चुनाव चल रहे हैं, ये इस तरह बार बार अर्जी दाखिल कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि ये सब झूठे आरोप हैं, सिर्फ आशंका और संदेह के आधार पर है। ये सब कुछ जानबूझकर प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाए। एक बार जब सुबह जजमेंट आ गया तो शाम को आप एक और अर्जी लगाकर ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक और मुद्दा है। अरे तो मुद्दे तो है ना। मैं अभी जो सवाल खड़े कर रही हूं, मैं आपको एक बार बता दूं कि आज की तारीख में कई जगह इस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है कि जहां पर पत्रकार जो है वो खुलकर अपनी बात नहीं कहते, इशारों में कहते हैं, तब भी उन पर एफआईआर हो जाती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में इस तरह से एफआईआर हुई है। अगर आज मैं कोई बात आपके सामने कह रही हूँ और ये मानकर चलूं कि इस तरह का कोई अंजाम यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, तो मैं एक बार फिर से क्लैरिटी कर देती हूँ कि मैंने जितनी बातें बताई हैं और जो बातों पर सवाल उठाए हैं, वो सवाल उठाना एक पत्रकार का या एक सिटीजन का भी हक है। न सिर्फ पत्रकार का, बल्कि एक आम नागरिक भी ये सवाल कर सकता है।
मैं सिर्फ नहीं कर सकती, आप भी कर सकते हैं। आप जितने लोग इस वक्त लाइव जुड़े हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर इस तरह के सवाल कर सकते हैं। कितने लोगों पर एफआईआर की जाएगी? बड़ा सवाल ये है कि आज जो मोहलत दी गई है चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग यूं ही कोई संस्था नहीं है। इस देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ा अहम रोल चुनाव आयोग का है। जब चुनाव आयोग एक सरकार को चुन लेता है एक पूरे सिस्टम के तहत, उसके बाद उसमें कोई खामी हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे दुरुस्त करने के लिए वक्त वक्त पर दखल देता है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चुनाव आयोग की जो अहम जिम्मेदारी है, उसी में कई जगह छेद दिखाई दे रहे हैं। ये छेद हम इनको नहीं दिखाई दे रहे, ये छेद जो है ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तौर पर लग चुके हैं। तमाम तरह की याचिकाएं वहां पहुंच रही हैं। ये जो याचिका वहां पहुंच रही है, इसी याचिका के आधार पर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जिस मामले को लेकर लोग वहां पहुंचे हैं, फॉर्म 17C, वो पूरी जानकारी भी हम आपको दिखाएंगे। फॉर्म 17C को पहले आप समझिए, मैं यही हूं। इन तमाम सवालों के जवाब आपके साथ में आज मैं दूंगी, और आपके साथ और भी हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज हुआ है, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी वजह क्या है। जो ये कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता जो है वो उन पर जुर्माना लगाया जाए, किस बात का जुर्माना लगाया जाए, वो क्या सवाल कर रहे हैं? फॉर्म 17C क्या है? फॉर्म 17C का हक हमेशा से दिया गया है। फॉर्म 17C की बात को लेकर पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता, और यहाँ पर चुनाव आयोग के वकील वक्त पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो पूरी याचिका करता है, इसी के ऊपर भारी जुर्माना लगा दीजिए। क्यों भारी जुर्माना उन पर? खैर, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इतनी उम्मीद थी। पिछले कुछ दिनों से लगातार कई वरिष्ठ पत्रकार न्यूज नशा पर आकर ये बात कह रहे थे कि हमारी ये प्रार्थना है कि आप इस मामले को गंभीरता से सुने, वक्त से इस पर कुछ फैसला लें, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र का सवाल है। भले ही कोई भी सरकार चुनकर आए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, चाहे राहुल गांधी आए, चाहे कोई भी गठबंधन का चेहरा सामने कोई भी आए, लेकिन वो फेयर तरीके से आना चाहिए। यहाँ पर हम भी वही बात कह रहे हैं, किसी एक पक्ष की बात नहीं है। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, जो भी हो वो चीटिंग के बगैर हो। चीटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। चाहे वो, अगर नरेंद्र मोदी का करिश्मा इतना बड़ा है कि वो वापस तीसरी बार आ सकते हैं, तो चुनाव आयोग की भी फेयर काम होने चाहिए, पारदर्शी काम होने चाहिए। चुनाव आयोग को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भगवान के अवतार दिखते हैं, जो खुद मोदी जी को दिख रहे हैं, तो अगर ऐसा भी है तो भी फिर वो इतने शक्तिशाली जरूर होने चाहिए कि यहाँ पर इस तरह की तमाम तरह की रणनीति की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जाए, इसकी बात का कोई मतलब आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास बड़ी शक्ति है वो अपनी शक्ति से काम कर सकता है। लेकिन अफसोस, और सबसे खूबसूरत बात, अफसोस इस बात का कि जो सबसे बड़ी खूबसूरती इस देश की है, इस लोकतंत्र की तमाम संस्थाएं, जिसे संविधान के दौरान बनाया गया, और इस तरह से बनाया गया जब एक दूसरे को कंट्रोल जो कर सके। चुनाव आयोग के पास इतनी शक्ति है कि चुनाव आयोग किसी भी पार्टी के दबाव में आए बगैर बकायदा फेयर चुनाव करा सकता है, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ अफसोस है। लेकिन खूबसूरती की बात यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि इस देश में लोकतंत्र इतना खूबसूरत है कि किसी की भी चाल लंबे वक्त तक नहीं चली जा सकती, अगर संविधान सही बरकरार रहता है तो। हम आपको बताएंगे कि फॉर्म 17C क्या है। फॉर्म 17C जो है उसको लेकर के समझना जरूरी है कि आखिरकार फॉर्म 17C की बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है, वरिष्ठ वकील, राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष कपिल सिब्बल भी इसमें है। यहाँ पर प्रशांत भूषण की अगर उनकी फॉर्म की बात की जाए, उसकी बात करें, एडीआर की बात करें, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की बात करें उनकी संस्था की, तो उसकी अगर बात करें, तमाम तरह की जो सवाल यहाँ उठाए गए हैं, और एक के बाद एक अगर वरिष्ठ वकील यहाँ पर याचिकाकर्ता बन करके सवाल उठा भी रहे हैं तो क्या गलत है? कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं, आप जवाब दीजिए, उन पर जुर्माना मत लगाइए। अगर कोई मेरी बुराई करता है तो मुझे उसे कुछ तो स्पेस देना चाहिए। जो गांधी जी की बात कर रहे हैं, वो गांधी जी के कदम पर दो कदम अगर चल भी लिए तो क्या चला जाएगा? यहाँ कोई चांटा तो नहीं मार रहा है, यहाँ पर तो सवाल हो रहा है। इस सवाल को वेलकम करना चाहिए।
आइए आपको दिखाते हैं फॉर्म 17C क्या है और इस पर पूरा बवाल क्यों हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत कुल मतदाता और कुल वोटर्स का डाटा दो फॉर्म में भरा जाता है, पहले फॉर्म 17A और दूसरा फॉर्म 17C। किसी भी मतदाता को मतदान की परमिशन देने से पहले पोलिंग ऑफिसर फॉर्म 17A में वोटर का इलेक्टोरल रोल नंबर दर्ज कराता है। इसके बाद फॉर्म 17C उस समय भरा जाता है जब पोलिंग बंद हो जाती है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 49S के मुताबिक मतदान समाप्ति पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 17C में दर्ज वोटों का लेखा जोखा तैयार करेगा। ये काम हो जाने के बाद इन फॉर्म को एक अलग लिफाफे में रखा जाता है जिस पर लिखा होता है रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा। बता दें फॉर्म 17C में भी दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में दर्ज वोटों का हिसाब होता है तो वही दूसरे पार्ट में गिनती का नतीजा होता है। पहला पार्ट मतदान के दिन भरा जाता है जिसे बताने की मांग एक्टिविस्ट के समूह द्वारा की जा रही है। इस फॉर्म में पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर, इस्तेमाल होने वाले ईवीएम का आईडी नंबर, उस पोलिंग स्टेशन के लिए कुल योग्य वोटरों की संख्या, कितने लोगों को वोट नहीं करने दिया गया, प्रति वोटिंग मशीन में दर्ज वोट जैसी जानकारियां होती है। जानकारी के लिए आपको बता दें एडीआर ने चुनाव आयोग को वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे के भीतर मतदान के आंकड़े जारी करने के निर्देश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि मतदान के आंकड़े को वेबसाइट पर डालने में क्या कठिनाई है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा इसमें समय लगता है क्योंकि हमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना होता है। वहीं 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों की वापसी और ईवीएम पर संदेह की एडीआर की याचिका को खारिज कर दिया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने वोट प्रतिशत बढ़ाने का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बदलने की आशंका जताई थी। दरअसल एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए वोटिंग प्रतिशत का अनुमानित डेटा चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को जारी किया था। 19 अप्रैल को हुई पहले चरण की वोटिंग के 11 दिन बाद और दूसरे चरण की 26 अप्रैल को हुई वोटिंग के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए थे। चुनाव आयोग के 30 अप्रैल के आंकड़ों में करीब 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।